everybody, how are you all? Since we are clear with the concept of GDP, we did GDP in the previous video. We learnt about GDP, we learnt about nominal and real GDP and their calculation. इस वीडियो में हम समझेंगे कि GDP से नेशनल इनकम कैसे हम डिराइव करते हैं, तो हाउ टू रीच और हाउ टू डिराइव नेशनल इनकम फ्रॉम GDP. ठीक है, अब हम लोग जैसे GDP के डेफिनेशन में समझा था, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो GDP इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर ईयर. ठीक है, तो अब जब हम GDP को कैलकुलेट किया हमने, एक चीज़ हम समझेंगे, तो G here stands for gross, D stands for domestic and P stands for product or production, MP stands for market price. Why we write GDP MP GDP at market price? Because GDP का जो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इज कैलकुलेटेड ऑन दी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. इट इज कैलकुलेटेड ऑन दी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. तो इसीलिए हम GDP MP लिखते हैं, GDP एट मार्केट प्राइस. ठीक है, तो अब जो है हम GDP को ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम भी लिख सकते हैं, बिकॉज तो ग्रॉस तो G हो गया, डोमेस्टिक D हो गया, प्रोडक्ट इज टोटल गुड्स प्रोड्यूस्ड. GDP क्या होता है? ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब अपने कंट्री के अंदर, P मतलब प्रोडक्शन, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन, गुड्स प्रोड्यूस्ड, जितने गुड्स प्रोड्यूस हुए उसके वैल्यू, है ना. तो जितने भी टोटल डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में, जितने भी टोटल डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में जो प्रोडक्शन होता है वो हमारा GDP होता है. अब हमें पता है, अगर आपने थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में पढ़ा होगा, मैंने आपको समझाया था कि इनकम और आउटपुट सेम होता है. आउटपुट मतलब प्रोडक्शन. देखो, जितने का हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन वैल्यू जो भी हो, गुड्स उतने ही प्रोड्यूस होंगे जितना मार्केट में डिमांड होगा. इफ़ यू रिमेंबर, है ना, ये थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में ये जो फ्लो है, ये हमने समझा था कि जितने का भी गुड्स प्रोडक्शन उतना ही होता है जितना मार्केट में डिमांड होता है, डिमांड उतना ही जितना मार्केट में इनकम, है ना. तो प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड डिमांड डिपेंड्स अपॉन द इनकम, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन होता है वो इनकम के हिसाब से होता है. तो प्रोडक्शन का वैल्यू और इनकम की वैल्यू दोनों सेम है. गुड्स प्रोड्यूस्ड और टोटल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी विल बी द सेम. इसीलिए हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोले या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बोले या ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम बोले, बहुत जगह आप देखोगे GDP के जगह GDI लिखा होता है. ठीक है, बिकॉज प्रोडक्शन इज इक्विवेलेंट टू, द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इज इक्विवेलेंट टू द इनकम जनरेटेड इन एन इकोनॉमी. इसको या तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, या इसको समझने का एक बहुत सिंपल एक और तरीका है, GDP इज द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस. सपोज मैं एक छोटे से, अगेन एक आपको मैं एक छोटे लेवल पे एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, तो ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा. सपोज करो कि एक शॉपकीपर है, उसने टोटल गुड्स प्रोड्यूस किए, वो उसकी एक शॉप है. ठीक है, ये एक शॉप है, और उसने शॉप में अपने, वो क्या करता है कि लेट्स से वो आइसक्रीम बना के बेचता है. एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं. तो ये आइसक्रीम शॉप जो है, ये उसने आइसक्रीम बना कर यहाँ देखो साइड में सजा दिया. अब सपोज करो उसने टोटल वैल्यू ऑफ आइसक्रीम प्रोड्यूस्ड वॉज ₹500. तो ये शॉपकीपर के लिए GDP हो गया. वॉल्यूम, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस. तो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कितने का है? 500 रुपये का है. GDP 500 है. अब ये जब 500 के गुड्स को बेचेगा, 500 के जब ये बेचेगा, इसकी मार्केट वैल्यू बात कर रहा, टोटल वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ आइसक्रीम्स हियर प्रोड्यूस्ड इज ₹500. तो ये बेचेगा तो इसके पास कितने पैसे आएंगे? 500 रुपये. अब इस 500 रुपये से मतलब प्रोडक्शन का वैल्यू 500, तो जब वो सेल्स करेगा उसका वैल्यू भी 500. टोटल सेल्स करके उसके पास कितने पैसे आएंगे? 500. तो टोटल सेल्स के वैल्यू भी 500 होंगे. ठीक है, अब इस 500 को वो 4 लोगों में बांटेगा. ये पूरा का पूरा पैसा उसका अपना नहीं है, उसको 4 फैक्टर्स को इसमें से पैसा वापस करना है. किसको? अगर उसने लैंड लिया होगा आइसक्रीम पार्लर खोलने के लिए, तो 500 रुपये में से वो सबसे पहले क्या देगा? रेंट देगा. फिर
उसके आइसक्रीम पार्लर में जहाँ पे वो आइसक्रीम मैन्युफैक्चर करता है वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको क्या देगा, वेजेस। ठीक है, मान लो उसने 100 रुपया रेंट दिया, 150 रुपया वेजेस दिया। उसने अगर बैंक से लोन वगैरह लिया होगा, कैपिटल पे वो इंटरेस्ट देगा। लेट्स से 50 रुपये इंटरेस्ट दिया तो कितना हो गया, 100, 200, 300, और बाकी का जो पैसा वो बचा है उसके पास, वो उसका प्रॉफिट है 200 रुपये। तो टोटल मिला के कितना हुआ, 500। तो व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम इज द इनकम अर्नड बाय द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। तो देखो प्रोडक्शन का अमाउंट किस में बटा, रेंट पे, वेजेस पे, इंटरेस्ट पे और प्रॉफिट पे, और चारों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, अपना इनकम मिलेगा, कंट्री का इनकम। बिकॉज मैंने क्या बोला था नेशनल इनकम के पहले वीडियो में, मैंने ये समझाया था कि इट इज़ द इनकम अर्नड बाय द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और टोटल प्रोडक्शन जो होती है कंट्री में वो सेल्स होंगी। प्रोडक्शन किसका फॉर्म लेंगी, सेल्स का, है ना। और सेल्स जितने के होंगे वो चारों फैक्टर्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो एक सिंपल तरीके से आप ये समझ सकते हो कि जीडीपी में जो पी है, टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू है, दैट इज इक्विवेलेंट टू इनकम। 2 तरीके से समझाया, एक तो ये एग्जाम्पल से समझाया, दूसरा मैंने ये समझाया कि प्रोडक्शन उतना ही होगा जितना इकोनॉमी में डिमांड होगा, और डिमांड इकोनॉमी में उतना ही होगा जितना इकोनॉमी का इनकम होगा। सो अल्टीमेटली प्रोडक्शन एंड इनकम बिकम्स वन एंड द सेम थिंग। सो हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम भी बोल सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जीडीपी जो है, किसी भी कंट्री का जीडीपी उस कंट्री के नेशनल इनकम का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। किसी भी कंट्री का जीडीपी उस कंट्री के नेशनल इनकम का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीबडी। तो जीडीपी से ही नेशनल इनकम निकलेगा, इसलिए जीडीपी को ढंग से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आई एम क्लियर। लेट्स प्रोसीड। ओके, अब हम आते हैं कि जीडीपी को जीडीआई क्यों बोलते हैं, ये तो समझ में आ गया। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो या ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब सेम है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फ्रॉम द गिवन डेटा कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, इसका मतलब आपको जीडीपी ही कैलकुलेट करना है। चलिए, अब जीडीपी से नेशनल इनकम में कैसे आते हैं। देखो, जीडीपी, थोड़ा मैं इसको स्पेस देके लिखता हूँ। जीडीपी एमपी को, इसमें ना 3 वेरिएबल है। पहला ग्रॉस, दूसरा डोमेस्टिक और तीसरा मार्केट प्राइस। ठीक है, प्रोडक्ट रिमेन्स प्रोडक्ट। जब हम इसको नेट, एन स्टैंड्स फॉर नेट, डोमेस्टिक को फिर अगेन नेशनल, ये हो गया नेट, ये हो गया नेशनल, और प्रोडक्ट रिमेन्स प्रोडक्ट, और मार्केट प्राइस को जब हम फैक्टर कॉस्ट में, एफ सी स्टैंड्स फॉर फैक्टर कॉस्ट, जब इस पे कन्वर्ट कर दें तो NNPFC दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। तो जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम में आने के लिए 3 वेरिएबल को चेंज करना होगा। ग्रॉस को सबसे पहले, ये ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना होगा, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना होगा, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना होगा। जब ये तीनों हम कर देते हैं तो हमें कंट्री का नेशनल इनकम मिल जाता है। तो जीडीपी से नेशनल इनकम जाने के लिए वी हैव टू कन्वर्ट GDP-MP into NNPFC। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, तो अब हम GDP-MP से NNPFC के जो जर्नी है उसको समझेंगे बहुत आराम से। ठीक है, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। मैं इसको रब कर रहा हूँ। ऑल राइट, नाउ अब मैं थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करता हूँ सो दैट मुझे स्पेस मिल जाए। ये ना, इस कॉर्नर में मुझे नहीं लिखना है। वो जो मेरा एडिटर है वो बार बार कहता है सर इस कॉर्नर में मत लिखना, इस कॉर्नर में आपकी फ़ोटो आएगी। इसलिए मैंने ना मैक्सिमम वीडियोस कैसे रिकॉर्ड किए, वर्टिकली। तो वर्टिकली में ये प्रॉब्लम नहीं होता है। कई बार लिखते लिखते मैं भूल जाता हूँ कि वहाँ नहीं जाना है मुझे। एनीवे, तो सबसे पहले ग्रॉस, मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये जो भी है। ठीक है, ये जो भी है। अब हम, कोई भी वैल्यू हो सकता है। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले मैंने बताया था जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करना है किस में,
NNPFC में। अब पहला जो है ग्रॉस से नेट में जाना है, ठीक है, सीरियल वाइज चलते हैं। तो ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है? देखो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो हमें पैसा मिलेगा वो इसमें ऐड होगा और जो पैसा हमसे बाहर जाएगा इसमें से निकल जाएगा। बहुत सिंपल है। GDP MP इज़ नॉट नेशनल इनकम, ठीक है, बट GDP MP नेशनल इनकम का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। जो अगर आप चिली पनीर बना रहे हो घर पे, तो चिली पनीर बनाने के लिए पनीर सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अगर पनीर ना हुआ तो चिली पनीर तो बनेगा ही नहीं। और फिर पनीर के ऊपर हम जो भी उस पर तड़का वड़का लगाते हैं वो चिली पनीर को प्रिपेयर करता है, लेकिन पनीर के बिना चिली पनीर नहीं बनेगा। वैसे GDP के बिना नेशनल इनकम नहीं निकलेगा। आप समझ लो कि GDP जो है वो नेशनल इनकम का पनीर है, ठीक है, ओके। और नॉन वेजिटेरियन के लिए चिली चिकन समझ लो कि वो नेशनल इनकम का चिकन है GDP, ठीक है। चलिए अब तो ग्रॉस से नेट कैसे आएंगे हम? GDP तो कैलकुलेट कर लिया, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। अब देखो ग्रॉस से नेट आने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले लॉजिक को समझो। सबसे पहले हमको ये समझना है कि ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है। नेट जहाँ टर्म यूज होता है, नेट का मतलब जाला नहीं होता, नेट का मतलब होता है एडजस्टेड वैल्यू। किसी चीज़ से ये एडजस्ट हुआ है ना। ग्रॉस इज टोटल, नेट इज टोटल से कुछ कुछ प्लस माइनस करके एडजस्टमेंट करके जो वैल्यू आती है वो नेट होता है। तो GDP में से ग्रॉस से नेट जब हम आते हैं, हम क्या करते हैं? हम इसमें से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो भी बचता है वो हमारा हो जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये क्या हो गया? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो हमने क्या किया? ग्रॉस से नेट आने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। अब भाई डेप्रिसिएशन को क्यों माइनस करेंगे? हम डेप्रिसिएशन को क्यों माइनस करेंगे? हम डेप्रिसिएशन को इसलिए माइनस करेंगे कि जब भी देखो, अब मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, मैं फॉर्मूला बड़े नीट एंड क्लीन लिखूंगा, वर्किंग दूसरे पेज में समझाऊंगा आपको। हम जब भी किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, अब प्रोड्यूस करते हैं, हाउ डू यू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। और आप रॉ मटेरियल को जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, किसके हेल्प से करते हो? मशीन के हेल्प से। तो मतलब जब प्रोडक्शन होता है तो मशीनरी यूज होती है, और मशीनरी यूज होगी तो डेप्रिसिएशन मशीन का होना तय है। मशीन डेप्रिशिएट करेगी ही करेगी। तो जब मशीन हम डेप्रिशिएट करेंगे तो मान लो 500 रुपये का गुड्स प्रोड्यूस हुआ, ये मेरे ग्रॉस प्रोडक्शन का वैल्यू है, टोटल प्रोडक्शन का। अब भाई इस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए 50 रुपये का प्रोडक्ट मशीन डेप्रिशिएट हो गया, तो मेरा नेट वैल्यू कितना हुआ? 450। हम डेप्रिसिएशन को अपने इनकम से हटाएंगे ना, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड डेप्रिसिएशन इज नॉट एन इनकम फॉर द फर्म, इट इज एन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन फर्म का एक्सपेंस है। हम डेप्रिसिएशन को अपने इनकम से हटाएंगे बिकॉज वो हमारे इनकम से हट रहा है, जा रहा है, वो लॉस हो रहा है हमें। सो टोटल गुड्स प्रोड्यूस हुआ 500 करोड़ का, उसमें से प्रोड्यूस करने में 50 करोड़ का मशीन डेप्रिशिएट हो गया। तो डेप्रिसिएशन को हटाने के बाद नेट हमारे हाथ में कितना पैसा आया? 450 करोड़। तो इसीलिए जब हम ग्रॉस से नेट जाते हैं तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, ठीक है। ग्रॉस से नेट जाते हैं तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ग्रॉस बिकम्स नेट, सो बन जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वेरी सिंपल। डेप्रिसिएशन को क्यों माइनस करना, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ग्रॉस इज अ टोटल वैल्यू, दिस इज ग्रॉस इज व्हाट यू आर सपोज टू गेट, नेट इज व्हाट यू एक्चुअली गेट। जैसे आप जैसे हम जॉब करते हैं, तो सपोज मैं कहीं जॉब करता हूँ, मेरी ग्रॉस सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है, मुझे टोटल 1 लाख रुपए मिलना है, लेकिन 10% टैक्स कट गया, उसमें से मेरे हाथ में कितना आया? 90,000 रुपीज़। तो 90,000 मेरी नेट सैलरी है। तो ग्रॉस और नेट में यही फ़र्क होता है, जो नेट सैलरी मेरे हाथ में आई वो एडजस्टमेंट के बाद आई, टैक्स वैक्स देने के बाद आई। तो आई होप ग्रॉस एंड नेट इज़ क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस GDP से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो व्हाट डू आई गेट? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो मूल मंत्र समझो, इसको मैं रब कर रहा हूँ, मूल मंत्र समझो, GDP
एमपी, पहला मूल मंत्र ग्रॉस से नेट आना है, ये ग्रॉस है ना, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, और ऑब्वियसली नेट से ग्रॉस वापस जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। ठीक है, तो जीडीपी में से ग्रॉस से नेट आना है तो डेप्रिसिएशन माइनस, और नेट से ग्रॉस जाना है, एक्सक्यूज मी, नेट से ग्रॉस जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस, एज सिंपल एज दैट। सो डेप्रिसिएशन जब हम यूज करके एडजस्टमेंट करते हैं, जीडीपी में से सिर्फ एक ही वेरिएबल इफेक्ट होता है, वो है ग्रॉस। बाकी डेप्रिसिएशन ना ही डोमेस्टिक कुछ करेगा, ना ही मार्केट प्राइस को कुछ करेगा। डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस को नेट पे कन्वर्ट करता है। तो आई होप द फर्स्ट स्टेप इज क्लियर दैट जीडीपी से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो एनडीपी मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आते हैं डोमेस्टिक से नेशनल जाने का प्रोसेस। डोमेस्टिक मतलब अपने कंट्री के अंदर, ठीक है, अपने डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर में जितने गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं वो अपने कंट्री के जीडीपी में आ गए हैं। ठीक है, देखो जीडीपी, नेशनल इनकम इज अ फिल्टरेशन प्रोसेस विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीडीपी, है ना। जीडीपी में हम क्या करते हैं, जितने के भी गुड्स प्रोड्यूस हुए सबको इकट्ठा कर लिया। भाई इंडिया के अंदर में जितने गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उन सबको पहले इकट्ठा करके एक जगह रख लो। ठीक है, रख लिया। अब उसमें से फिल्ट्रेशन चालू किया। अब भाई 500 करोड़ के गुड्स प्रोड्यूस हुए, उसको एक जगह पे ले आए। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, भाई उस 500 करोड़ के गुड्स जो प्रोड्यूस हुए हैं उसमें से डेप्रिसिएशन को निकालो बाहर। डेप्रिसिएशन को निकाल दिया। अब क्या बचा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट डन। अब डोमेस्टिक से नेशनल आता है। डोमेस्टिक मतलब अपने कंट्री के बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन जितने वो डोमेस्टिक में आएगा। लेकिन हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत क्लियर है कि वी आर कैलकुलेटिंग द इनकम ऑफ आवर नेशन, वी आर कैलकुलेटिंग द इनकम ऑफ आवर नेशन। तो डोमेस्टिक नेशनल इनकम हमेशा नेशनल ग्रॉस नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं होगा। बिकॉज जब डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर में गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो वो इंडियन फर्म ही प्रोड्यूस किए हों। ठीक है, जैसे समझो, मैं समझाता हूँ। जब हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, अब गुड्स को हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जीडीपी के वैल्यू में ऐसे बहुत वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी, सर्विसेज भी आता है इसमें, ठीक है ना। तो जीडीपी में अब ऐसे बहुत सारी इनकम होंगी जो इंडियंस ने नहीं कमाया होगा, क्योंकि हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वी हैव टू टॉक अबाउट इनकम अर्नड बाय पीपल जिनकी नेशनैलिटी इंडियन है। तो जीडीपी में ऐसे बहुत सारे इनकम आ गए होंगे, ऐसे बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की वैल्यू आ गई होगी, एज प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम। तो हम कह सकते हैं कि इनकम ऐसे बहुत सारे इंक्लूड हो गए होंगे जो हुए तो कमाए तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में गए हैं, लेकिन उनकी नेशनैलिटी इंडियन नहीं है जिन्होंने कमाया है। तो अगर उन्होंने इंडिया में कमाया है और जिन्होंने कमाया उनकी नेशनैलिटी इंडियन नहीं है, तो उनकी इनकम इंडिया के नेशनल इनकम में कैसे आ सकती है। किसी अमेरिकन ने अगर इंडिया में पैसा कमाया, ठीक है, किसी अमेरिकन ने इंडिया में पैसा कमाया, या फिर जैसे IBM कंपनी है, IBM वी ऑल नो दैट इट इज़ एन अमेरिकन कंपनी। अब IBM के बहुत सारे ऑफिसेज हैं इंडिया में, राइट। तो IBM अगर इंडिया में अपने ऑफिस से, इंडिया के ऑफिस से जो प्रॉफिट कमाएगा, क्या वो इंडिया के नेशनल इनकम में ऐड होगा? नहीं, इंडिया के जीडीपी में ऐड होगा, क्योंकि वो इंडिया के डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर में, मान लो IBM का ऑफिस बॉम्बे में जो था, तो बॉम्बे के ऑफिस से उन्होंने 300 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाया। तो क्या वो 300 करोड़ रुपये इंडिया के नेशनल इनकम में ऐड होगा? नहीं। क्यों? किसने कमाया? IBM ने। IBM का नेशनैलिटी, IBM कहाँ की कंपनी है? US अमेरिकन कंपनी है। तो IBM की इनकम अमेरिका के नेशनल इनकम में ऐड होगी, हमारे नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी। हमारे जीडीपी में ऐड हो चुकी है, उसको वहाँ से हटा करके, उसको माइनस करके अमेरिका के नेशनल इनकम में ऐड करना है। कंसेप्ट होता है एक फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम कहते हैं फीफा,
और एक कंसेप्ट होता है फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ये होता है फीटा। फैक्टर इनकम मीन्स इनकम अर्नड बाय 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इनकम अर्नड बाय 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फैक्टर इनकम। अब ऐसे बहुत सारे इंडियंस होंगे जो यूएस में या जापान में जाके काम करते हैं, पैसा वहाँ कमाते हैं, ठीक है, लेकिन वो है इंडियन, तो उन्होंने जो पैसा वहाँ कमाया है वो इंडिया के नेशनल इनकम में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कंपनी, जैसे इन्फोसिस है, विप्रो है, दीज आर इंडियन कंपनीज। अब इन्फोसिस विप्रो के बहुत सारे ब्रांचेज अब्रॉड में हैं। अब इन्फोसिस और विप्रो जो अमेरिका, चाइना, जापान में जो उनके ऑफिसेज है वहाँ से जो पैसा कमाती है, उनका जो प्रॉफिट अर्न किया हुआ है वो तो इंडिया के नेशनल इनकम में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? जब इन्फोसिस ने यूएस के ऑफिस से पैसा कमाया, वो इनकम यूएस के जीडीपी में ऐड हो गई, ठीक है, वो इनकम यूएस के जीडीपी में ऐड हो गई। लेकिन वो जब नेशनल इनकम की, यूएस अपना नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेगा, इन्फोसिस का कमाया हुआ पैसा जो यूएस में है वो यूएस के नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा, वो पैसा इंडिया के नेशनल इनकम में ऐड होगा। तो फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज व्हेन एनी इंडियन अर्न्स अ फैक्टर इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट फ्रॉम अब्रॉड। इट हैज टू बी ब्रॉट हियर एंड एडेड टू आवर नेशनल इनकम। और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड मतलब ऐसे बहुत सारे अमेरिकन हैं, लेट्स से मिस्टर जॉन फ्रॉम अमेरिका केम टू इंडिया, और इंडिया में उसने काम कर किया, मतलब सपोज करो कि वो टाटा स्टील में जॉब कर रहा है, टाटा स्टील ने उसको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे यहाँ रखा है, ठीक है। अब टाटा स्टील में जॉन को जो सैलरी दे रहा है टाटा स्टील, तो सर्विसेज जो जॉन की तो इंडिया में ही ना वो हुई है, ठीक है, इंडिया में जनरेट हुई है, तो जॉन की सैलरी इंडिया के जीडीपी में ऐड हो चुकी होगी। लेकिन जब हम इंडिया की नेशनल इनकम करेंगे तो जॉन की सैलरी हम इंडिया के नेशनल इनकम से माइनस करेंगे, बिकॉज दैट इज अ फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। अमेरिकन को पे हमने किया है, तो फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड विल बी एडेड इन आवर नेशनल इनकम, इंडियाज नेशनल इनकम, एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इंडियाज नेशनल इनकम। समझ में आ रहा है? तो अगर इन्फोसिस ने यूएस के ऑफिस से 500 रुपया कमाया तो ये फीफा हो जाएगा, जो इंडिया के नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा, लेट्स से 500। और आईबीएम ने इंडिया के ऑफिस से 300 करोड़ रुपए कमाया, तो वो हम इंडिया के नेशनल इनकम से माइनस कर देंगे और यूएस के नेशनल इनकम में ऐड होगा 300। तो इंडिया के नेशनल इनकम में कितना फैक्टर इनकम आया? 200। अब ये इंडियन की कमाई है नेट, 500 आया, 300 दिया, 200 बचा, ये हमारे नेशनल इनकम में ऐड होगा, बिकॉज दिस इज नेट इनकम अर्न्ड बाय एन इंडियन, बीट एन इंडियन फर्म और बीट एन इंडियन इंडिविजुअल, ठीक है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मान लो मिस्टर घनश्याम दास फ्रॉम इंडिया इज वर्किंग इन यूएस, और यूएस में काम करके उसको सैलरी मिल रही है, तो घनश्याम दास की जो सैलरी है वो इंडिया के नेशनल इनकम में ऐड होगी, दैट विल बी फीफा, ठीक है। अपनी सैलरी हम ले आए भाई, जो इंडियन ने पैसा कमाया दो, इंडिया के नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, और जो इंडिया के जीडीपी में ऐड हो चुका है लेकिन इंडियन ने नहीं कमाया है, वो आपको लेके जाओ, अपना माल लेके जाओ, हमको अपना माल दे दो वापस भैया। समझ में आया? तो जब हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करते हैं तो फीफा माइनस फीटा वी गेट NFIA, दैट इज नेट मतलब एडजस्टेड वैल्यू, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज नेट factor income from abroad, net factor income from abroad, net is adjusted, factor income एडजस्टमेंट के बाद जो फैक्टर इनकम हमारे को मिलना है वो रखा। तो हम क्या करते हैं, तो जब फैक्टर इनकम को एडजस्ट कर दिया, फीटा से फीफा से फीटा को माइनस कर दिया, तो भैया हमें पता चल गया कि अब इंडियंस ने कितना कमाया सिर्फ वही है, इसलिए हम डोमेस्टिक से किस में आ जाते हैं, नेशनल में आ जाते हैं। तो फैक्टर इनकम प्लस NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जब हम करते हैं
हमें क्या मिलता है, NNP MP, दैट इज नेट, देखो अब डोमेस्टिक से किस में चेंज हो गए, नेशनल में, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो पहला चीज़ ग्रॉस से नेट में आना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करो, और डोमेस्टिक से नेशनल में आना है तो NFIA को प्लस या माइनस, ये प्लस या माइनस का क्या मतलब है, ठीक है, आइए ये प्लस या माइनस का क्या मतलब है हम समझते हैं। ये प्लस या माइनस का मतलब, पहले हम NFIA को एक और तरीके से, एक और सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अब देखो ये एग्जाम्पल सबको इजीली समझ में आएगा। देखो क्या है कि एक बार क्या हुआ कि मैं आई हैव अ सन एंड हिज नेम इज़ तरन, ठीक है, तरन, और देयर इज़ अ नेबर, हमारा जो नेबर है उनका भी एक बेटा है, उसका नाम है राहुल, ठीक है। तो तरन और राहुल सेम एज ऑलमोस्ट, तो आपस में ये लोग अपने टॉयज़ के साथ खेलते हैं, टॉयज़ एक्सचेंज करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि तरन अपने टॉयज़ लेके राहुल के घर चला गया, इसमें तरन के टॉयज़, इसमें राहुल के टॉयज़, दोनों के पास अपने अपने टॉयज़ का एक बास्केट है। अब भाई तरन पूरा ये जो उठा के राहुल के पास चला गया खेलने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि तरन जब वापस आया खेल के, तो मैंने देखा कि इसके टॉयज़ में, अब मान लो कि राहुल के टॉयज़ ग्रीन कलर के और तरन के टॉयज़ रेड कलर के, जब तरन खेल के वापस आया, ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ इसमें तरन के टॉयज़ के साथ कुछ राहुल के टॉयज़ भी है और राहुल के टॉयज़ में तरन के टॉयज़ है। अब दोनों ने क्या किया कि मिक्स कर दिया, ज़मीन पे इन्होंने निकाल करके खेले होंगे, और वापस आते समय तरन ने क्या किया और राहुल ने क्या किया, इनके बास्केट में जो जो टॉयज़ आते गए वो डाल के घर आ गए, अपने अपने घर चले गए भाई। अब जब तरन वापस आता है, मैं इसको बोला कि बेटा तुम्हारे बास्केट में तो तुम्हारे टॉयज़ तो हैं, लेकिन कुछ टॉयज़ तो राहुल के भी लगता आ गए हैं, तुम्हारे कुछ टॉयज़ मिसिंग है। उसने बोला हाँ पापा, मैंने क्या किया है, हमारे बास्केट में जो जो टॉयज़ आए हम लोग उसको लेके आ गए। तो मैंने बोला ऐसा नहीं करते, मैंने राहुल को बुलाया, मैंने बोला राहुल तुम आओ। तो राहुल आया, तो मैंने बोला राहुल देखो ऐसा हुआ है बेटा कि तुम्हारे कुछ टॉयज़ तरन के पास आ गए हैं और तरन के कुछ टॉयज़ तुम्हारे पास चले गए हैं। तो ये तरन का GDP था, ये राहुल का GDP था भाई, जो जो इनके हाथ में लगा उन्होंने डाल दिया, है ना। अब भाई ये तो अपने टॉयज़ है नहीं ना सारे, ग्रीन वाले तो हमारे टॉयज़ नहीं है, तरन के टॉयज़ तो रेड वाले थे, राहुल के टॉयज़ ग्रीन वाले थे। तो हमने क्या किया, यहाँ से ग्रीन टॉयज़ यहाँ दिया और यहाँ से रेड टॉयज़ यहाँ लेके आए, है ना। तो हमने अपना माल अपने को रखा, अपने पास ले आए, उनका माल उनको दे दिया, अपने टॉयज़ अपने पास ले आए, तो ये प्रोसेस चलता रहा। अब जो तरन के टॉयज़ राहुल के पास गए वो हमारे लिए क्या हुआ, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तरन के लिए। क्यों, क्योंकि तरन के GDP में सब कुछ आ गया था, अब तो तरन का नहीं है, तरन वापस कर रहा है, और राहुल के टॉयज़ जो हमारे बास्केट में आए वो क्या हो गया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हमारे थे। एंड ऑफ द डे क्या हुआ, जब फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड की स्टोरी चलती रही, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो टॉयज़ आए वो हमारे थे, और राहुल के पास जो टॉयज़ थे बास्केट में वो राहुल के थे। तो ये हमारा नेशनल इनकम, ये राहुल का नेशनल इनकम, ख़त्म। तो आई होप इससे क्लियर, NFIA का कंसेप्ट समझाना मुश्किल है, ये आपको सब कुछ इससे बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा कि GDP जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सारा कुछ एक साथ ले आते हैं, फिर जो अपना नहीं है वापस करते हैं, जो हमारा है उनसे ले लेते हैं। तो अब GDP जो NFIA है वो क्या है, फीफा माइनस फीटा, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिव्स यू NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई होप दिस एंटायर एग्जाम्पल हैज़ मेड एवरीथिंग क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। अब ऐसा है कि NFIA जो है, NFIA जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर फीफा, मैं थोड़ा यहाँ लिखता हूँ फिर मैं उधर, अगर सो NFIA कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। अगर फीफा इज मोर देन फीटा, मतलब
कमाए हमने अब्रॉड से 500 रुपये कमाए हैं और अब्रॉड में पेमेंट की है 300 रुपये, तब 200 रुपये तो मेरा NFIA जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। बट अगर फीटा इज मोर देन फीफा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज मोर देन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। मान लो फीफा इज 500 करोड़, मतलब फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड इज 500 और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड इज 800 करोड़। तो 500 मिले, 800 दिए, तो नेट अपने पास कितने आए, 300 करोड़। ठीक है, तो NFIA आपको देखना है, हर समय ज़रूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव ही हो। NFIA तो पहले आप निकाल लो, निकालने के बाद NFIA प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। NFIA के एडजस्टमेंट के बाद जो वैल्यू आती है वो क्या बनता है, वो बनता है, हम डोमेस्टिक से नेशनल में आ गए तो NNP MP। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एंड NFIA क्या है और डेप्रिसिएशन क्या है, दोनों को माइनस करके क्या बनता है, ये चीज़ हमें एकदम क्लियर हो गई है। तो अगर हम ऊपर जाएं इस पे वापस, तो हमारा मूल मंत्र, अब डोमेस्टिक से नेशनल आना है तो NFIA प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो। और अगर नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो अगर NFIA डोमेस्टिक से नेशनल आने के समय प्लस किया है तो माइनस करो, अगर नेशनल से डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए माइनस किया है तो प्लस करो NFIA। मतलब डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए NFIA जो भी किया है, नेशनल से डोमेस्टिक जाने से उसका उल्टा करो। अगर डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए NFIA प्लस है, प्लस 500 किया है, ठीक है, तो नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस 500। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीबडी? लास्ट में, ठीक है, ये नेशनल इनकम का पहला 2 स्टेप क्लियर। पहले हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और फिर हम NFIA माइनस करते हैं। अब देखो, एक मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देके थोड़ी कन्फ्यूजन को और क्लियर करना चाहता हूँ। सपोज करो आपको एग्जाम में दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ GDP MP is 600 crores. The value of depreciation is given as 100 crores and the value of factor income from abroad is 60 crores and factor income to abroad is 40 crores. ठीक है, इसमें से आपको कैलकुलेट करना है, लेट्स से इसमें से आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट N या कैलकुलेट GNP MP। अब समझो GNP MP दिया है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मतलब मेरा ग्रॉस जो है वो ग्रॉस ही रहेगा। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कोई भी काम नहीं है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कोई भी काम नहीं है, क्योंकि इफ ग्रॉस को ग्रॉस रहने देना है तो डेप्रिसिएशन का काम ही नहीं है। सब में डेप्रिसिएशन दिया है, ज़रूरी नहीं है कि सब में कोई कंपोनेंट दिया हो तो उसको आपको यूज़ में डालना ही है, ज़रूरी नहीं है। डेप्रिसिएशन नहीं दिया या दिया, आपको यहाँ देखना है कि ग्रॉस को कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है। हम डेप्रिसिएशन को यूज़ नहीं करेंगे, हमें सिर्फ क्या करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। और डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ NFIA। तो हम यहाँ क्या करेंगे, GDP MP 600 करोड़ और सीधा NFIA में आएंगे। NFIA कितना निकला, फीफा माइनस फीटा 20 प्लस 20, तो प्लस आया है तो प्लस कर देंगे, प्लस NFIA 20, 620 करोड़ हमारा NFIA, ये GNP MP। ये N क्यों हुआ, बिकॉज NFIA के एडजस्टमेंट से डोमेस्टिक नेशनल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? हाँ, अगर कुछ ऐसा दिया होता, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अगर कुछ ऐसा दिया होता कि इसको कन्वर्ट करो NNP MP में, तो अब भैया हिसाब ये हो गया कि GDP MP को कन्वर्ट करना है NNP MP पे। मतलब पहले ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करो, फिर डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करो। मतलब यहाँ डेप्रिसिएशन का काम होगा, ग्रॉस से नेट डेप्रिसिएशन से करेंगे और डोमेस्टिक से नेशनल NFIA से करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, GDP MP 600 माइनस पहले डेप्रिसिएशन करेंगे। मालूम है ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो कितना आया, 500 करोड़। ये क्या आ गया, NDP MP। डेप्रिसिएशन माइनस करने से क्या आया, NDP MP आ गया।
ये मेरा एनडीपीएमपी आ गया। अब एनएफआईए प्लस एनएफआईए करेंगे, कितना है भाई 20, तो 520 करोड़ जो है ये हमारा एनएनपीएमपी है। समझ में आ रहा है? तो बहुत सिंपल है, आपको देखना है कि किस कंपोनेंट को चेंज करना है और उस कंपोनेंट के लिए वो टूल को यूज़ करो। जैसे ग्रॉस के लिए, ग्रॉस टू नेट के लिए क्या टूल है, डेप्रिसिएशन। वैसे डोमेस्टिक से नेशनल के लिए क्या टूल है, एनएफआईए। एनएफआईए आई होप क्लियर हो गया होगा। एनएफआईए प्लस भी हो सकता है, एनएफआईए माइनस भी हो सकता है। एनएफआईए प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। हमारे इस एग्जाम्पल में प्लस है, माइनस होता तो माइनस करते। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पे। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट क्या है? लास्ट पार्ट क्या है? हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे, अगर आप इसको देखो तो ये वाला डन हो गया, ये वाला डन हो गया, अब सिर्फ ये बचा है, पी रिमेन्स पी। हाँ, पी को कुछ, प्रोडक्ट रिमेन्स प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब मार्केट प्राइस में और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? ठीक है, मार्केट प्राइस पे और फैक्टर कॉस्ट पे क्या डिफरेंस है, अब हम समझते हैं, बहुत ध्यान से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस ये है, डिफरेंस है इनडायरेक्ट टैक्स। किसका डिफरेंस है? इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के लिए डिफरेंस क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स का। आइए समझते हैं। जब हम कोई गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को निकालने के लिए हम देखते हैं कि हमने 4 फैक्टर्स को कितना पैसा पे किया है। हम देखते हैं कि 4 फैक्टर्स को हमने कितना पैसा पे किया है। मतलब हम देखते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट बना है, तो सपोज़ करो एक प्रोडक्ट, हमने एक पेन बनाया। ठीक है, एक पेन बनाया बेचने के लिए, और सपोज़ करो पेन बनाने के लिए रेंट 2 रुपये दिया, है ना। एक पेन बनाने का रेंट कितना आया? 2 रुपये। वेजेस एक पेन का पड़ा 3 रुपया, इंटरेस्ट पड़ा 1 रुपया, और आई वॉन्ट टू अर्न एज एन एंटरप्रेन्योर, आई वॉन्ट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹5। ठीक, कितना आया? 2, 3, 4, 5, 6, 11 रुपीज़, 11 रुपये। 5, 6, 7, 9, 10, 11। ठीक है, ये जो 11 है ये मेरा फैक्टर कॉस्ट है। दीज आर द कॉस्ट पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एक प्रोडक्ट का कॉस्ट ऐसे निकलता है कि भाई 11 रुपये में बेचना है, ये मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये मेरा फैक्टर कॉस्ट है। अब गवर्नमेंट कहती है कि इसको आप मार्केट में बेचोगे, मार्केट तो मैंने बनाई है, ये तो मार्केट गवर्नमेंट की क्रिएट की हुई है, तो आप मार्केट में बेचने का मुझे इसमें टैक्स दो, जीएसटी दो। जीएसटी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है, गवर्नमेंट बजट में पढ़ा है हमने। तो गवर्नमेंट बोलती है इसमें ऐड जीएसटी। जीएसटी क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट कहती है मुझे 4 रुपये जीएसटी चाहिए, तो भैया 4 रुपये जीएसटी ऐड कर दिया। जब हम जीएसटी ऐड करते हैं तो 15 रुपये, अब ये बिकता मार्केट में कितने का? 11 का नहीं बिकता है, इसमें टैक्स होने के बाद 15 का बिकता है, ये मेरा मार्केट प्राइस हो गया। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो क्या है? वो 4 रुपये है। 4 रुपये क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स। याद रखे, नेशनल इनकम में डायरेक्ट टैक्स को हम ट्रीट नहीं करते, बिकॉज नेशनल इनकम गुड्स के प्रोड्यूस करने से हम निकालते हैं। ठीक है, गुड्स को प्रोड्यूस करने से निकालते हैं, तो हम हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स को ही मैनेज करेंगे, बिकॉज प्रोडक्शन पे जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। जीडीपी से नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, और गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड से प्रोडक्शन और सेल करना, जो गुड्स को प्रोड्यूस करके हम सेल करते हैं उस पर कौन सा टैक्स लगाते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं, जीएसटी लगाते हैं। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आने के लिए सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स का है। तो अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाएंगे 15 से 11, तो क्या करेंगे? माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, और फैक्टर कॉस्ट से अगर हम मार्केट प्राइस में आएंगे तो हम ऐड करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आ रहा है? लेकिन अब चीज़ समझने की है, हम सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स नहीं करते हैं। देयर इज अ टर्म कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देयर इज अ टर्म कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
देयर इज अ टर्म कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब भाई ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, है ना। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, नेट देखो यहाँ भी नेट आ गया, नेट का मतलब एडजस्टेड वैल्यू। अब ऐसा है कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं, और गवर्नमेंट टैक्स का कुछ पैसा हमें वापस भी करती है ना। जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर हमें एलपीजी पे सब्सिडी देती है, या गवर्नमेंट हमें एलपीजी पे सब्सिडी दे, या लाइफ सेविंग ड्रग्स पे सब्सिडी दे, या बहुत सारे ऐसे एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, हाँ, जो गवर्नमेंट जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में गवर्नमेंट जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को फ्री में दाल चावल बांटती है, तो वो क्या है, वो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट हम ही लोग को वापस करती है ना। पब्लिक से ही टैक्स लेती है और टैक्स का कुछ पैसा पब्लिक को वापस करती है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। ठीक है, जैसे एलपीजी जो है वो हम प्राइस देते हैं उसका 950-1000 रुपया एज ऑफ नाउ, तो कुछ अकाउंट में पैसे वापस आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या है, थोड़ा सस्ता करने के लिए हमें उस पर डिस्काउंट दिलवाती है, तो गवर्नमेंट जो पैसा वापस करती है वो सब्सिडी है। तो हमने इनडायरेक्ट टैक्स दिया और कुछ पैसा वापस भी आया इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, तो नेट कितना दिया। सपोज हमारा इनडायरेक्ट टैक्स पेड 500 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्स पेड 500 करोड़, और ये हमने पे किया। सब्सिडी रिसीव्ड 50 करोड़, ये गवर्नमेंट ने हमें वापस कर दिया ओवरऑल, तो नेट कितना पे किया हमने, 450 करोड़। ये हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे, ये सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स माइनस नहीं करेंगे। कौन सा टैक्स माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि जितना अल्टीमेटली एडजस्टमेंट के बाद दिया है वही माइनस होगा ना, वही माइनस होगा, राइट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो याद रखना, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आने के लिए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आया। तो अगर हम यहाँ पे लास्ट में माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर दें, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आ गए, हमें क्या मिलेगा, नेट, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज NNPFC। दिस इज आवर नेशनल इनकम। तो NNPFC ही हमारा नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम जब भी बोला जाए समझ जाना वो NNPFC की बात हो रही है। तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको समझने के लिए नेट नेशनल प्रोडक्शन इज इनकम, नेट मतलब एडजस्टमेंट के बाद, सब एडजस्टमेंट के बाद, नेशनल इंडियंस प्रोडक्शन इनकम एट फैक्टर कॉस्ट अर्नड बाय 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, नेशनल इनकम क्या है, इट इज द इनकम अर्नड बाय द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो आ गया भाई, तो नेशनल इनकम आ गया, बहुत सिंपल है। तो हमारा तीसरा मूल मंत्र क्या था, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट में जाने के लिए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आप इसको ही समझ जाओ अगर ढंग से, तो अपना काम इजीली हो जाएगा। अगर आप इसको ही समझ जाओ ढंग से तो अपना काम बहुत इजीली हो जाएगा। आई होप नेशनल इनकम कैलकुलेशन सिंपल हो गया है आपके लिए। तो अब हमने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में भी कन्वर्ट कर दिया। सो फ्रॉम ग्रॉस टू नेट, फ्रॉम ग्रॉस टू नेट minus indirect minus depreciation, from domestic to national adjust the NFIA plus or minus, and from market price to factor cost adjust the net indirect tax. I hope this is clear to everybody. अब आइए आपके नोट्स में हम देखते हैं कि क्या है। देखो, फॉर मोर क्लैरिटी नोट्स में भी आपको बहुत ही इजी तरीके से ये सबको देखो दिखाया हुआ है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन गिव्स यू एनडीपी एमपी, ठीक है। और उसमें से एनएफआईए देखिए प्लस और माइनस दोनों लिखा है,
और उसके बाद NIT के NIT इज़ व्हाट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीबडी। यहाँ नोट 1, नोट 2, नोट 3 जो भी है ये बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है यहाँ पे कि क्या कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। एंड लास्ट में टू फॉर मोर क्लैरिटी, यहाँ GDP MP ग्रॉस से नेट जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, नेट से ग्रॉस जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड, डोमेस्टिक से नेशनल NFIA, नेशनल से डोमेस्टिक NFIA, एंड फ्रॉम मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आई होप दिस इज ऑल क्लियर to everybody. There is no doubt left. In the next video, we'll try solving few sums and we'll also read the notes to understand the concept even better. But मैंने पूरा समझा दिया है इसमें आपको कंसेप्ट को अच्छे से. नोट्स आप जब पढ़ोगे आपको अपने आप समझ में आएगा कि नोट्स में क्या लिखा है. फिर भी मैं नोट्स में लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको समझा दूंगा कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है. ठीक है, तो अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग सम्स करेंगे. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच.